एक ऐसा लड़का जो ना कोई टैलेंट रखता है ना कोई स्किल, उसे जबरदस्ती एलिट्स के स्कूल सीका एकेडमी में भेज दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ साबरा एस उस एकेडमी की सबसे महान ग्रेजुएट थी। और यहीं से शुरू होती है यू की कहानी। एक ऐसा लड़का जो हर मायने में औसत है, लेकिन किस्मत ने उसे ला पटका है 3 जीनियस बहनों के साथ रहने और अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की जद्दोजहद में। एकेडमी पहुंचते ही यू सीधा बॉक्सिंग रिंग में उतरता है और वहां उसका हाल ऐसा होता है जैसे कोई बच्चा गलती से यूएफसी के रिंग में घुस गया हो। मार्शल आर्ट्स क्लब का वाइस कैप्टन उसे धूल चटा देता है और पूरे स्कूल के सामने उसे पैथेटिक वीकलिंग बोलकर उसकी बेइज्जती कर देता है। भीड़ भी कहां पीछे रहती है, तानों की बरसात शुरू हो जाती है। हर कोई यही पूछता है कि इतनी महान साबरा एस का बेटा इतना बेकार कैसे हो सकता है। यू जैसे तैसे उठता है, अपनी मां की यादों से खुद को हिम्मत दिलाने की कोशिश करता है। उस साबरा की जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि एक ग्लोबल लेवल की एक्ट्रेस और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की टॉप ग्रेजुएट भी रह चुकी थी। सामने वाला फाइटर एक अजीब तरह की उम्मीद से यू को उकसाता है, कहता है कि स्कूल की 3 रॉयल्स उसकी अंदर छिपी हुई ताकत देखने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन यू बार बार यही कहता है कि उसने न कभी कोई ट्रेनिंग ली है, न उसे खेलों से कोई मतलब रहा है। फिर भी सब लोग उसके अंदर किसी दैवीय टैलेंट की तलाश में लगे हैं। गुस्से में आकर यू चिल्ला पड़ता है, मैं मेरी मां नहीं हूं, और उसी गुस्से में सीधा सामने वाले पर टूट पड़ता है जैसे कोई हिडन पावर जाग उठा हो। भीड़ अपनी सांसें रोक लेती है मानो अब कुछ धमाकेदार होने वाला हो, लेकिन यू की पंचेस इतनी हल्की होती हैं कि सामने वाला हिलता तक नहीं। और तभी वो ट्रेनर फिर से उसे उठा के पटक देता है, जैसे एक बार फिर साबित कर रहा हो कि यू सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट है। जो लोग उसमें उम्मीदें लगाए बैठे थे उन्हें फिर एक बार कड़वी सच्चाई से टकराना पड़ता है। लेकिन यू के लिए ये कोई नई बात नहीं, वो तो जन्म से ही इस बोझ के साथ जी रहा है। और तभी वो हल्की सी मुस्कान देता है और ट्रेनर पर एक ताना कसता है, कुछ यूं कि जो लोग खुद औसत होते हैं वही टैलेंट को भगवान बना देते हैं। एक पल के लिए ट्रेनर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखता है, वही तीव्रता जो साबरा जैसी टॉप क्लास एक्ट्रेस की आंखों में होती थी। उसे लगता है भले ही यू को साबरा का टैलेंट ना मिला हो, लेकिन उसकी आंखें और चेहरा बिल्कुल वैसा ही है। पर अगले ही पल वो इस ख्याल को झटक देता है और जैसे ही यू मुड़ता है उसका असिस्टेंट दौड़ते हुए आता है और याद दिलाता है, रॉयल्स इस लड़के पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। ये बात ट्रेनर को और भड़का देती है। अब वो सोचता है अगर टैलेंट नहीं है तो पीट पीट कर उसमें भर दूंगा। वो अपना हाथ उठाता है एक आखिरी भयंकर वार के लिए, लेकिन ठीक उसी वक्त कहीं से एक ऑन रेंज हेयर्ड फाइटर जमीन फाड़कर एंट्री मारता है और सीधा उस ट्रेनर को हवा में उड़ा देता है और फिर चिल्लाता है, ये मार्शल आर्ट्स है, कोई गली की लड़ाई नहीं। एक नौसिखे पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? डोजो में हर कोई उसे कैप्टन कहकर बुलाता है और तभी स्टेज तोड़ एंट्री मारती हैं 2 और हसीनाएं, एक नीले बालों वाली और एक हरे बालों वाली, जैसे कोई कॉन्सर्ट क्रैश करने आई हो। दोनों सीधा पूछती हैं, एक्ट्रेस के बेटे का टेस्ट कैसा गया? नीले बालों वाली है काजुकी, इतनी फेमस कि उसके शो की टिकट्स मार्केट में आने से पहले ही गायब हो जाती हैं। और हरे बालों वाली है मीवा, शोगी की सबसे यंग टाइटल होल्डर, क्योंकि कुछ लोग बचपन में ही पीक कर जाते हैं। और जो ऑरेंज हेयर वाली फाइटर पहले आई थी वो है निको, एथलीट प्रोग्राम से, एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन जिसका रिकॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट है और एटीट्यूड भी उसी लेवल का है। भीड़ चुपचाप हो जाती है क्योंकि ये तीनों कोई आम लड़कियां नहीं बल्कि स्कूल की कुख्यात 3 रॉयल्स हैं। काजुकी आगे बढ़कर पूछती है, साबरा के बेटे ने टेस्ट में कैसा किया? शायद उन्हें उम्मीद थी कि चौथा रॉयल भी पैदा हो गया होगा, लेकिन ट्रेनर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। कहता है कि लड़का पूरी तरह से औसत है, इतना कि उसका टैलेंट तो नेगेटिव में होगा। तीनों सुपरस्टार लड़कियां बिना लाग लपेट के यू से कह देती हैं, इस स्कूल में तेरे जैसे का कोई काम नहीं। लेकिन यू आराम से एक चमचमाता हुआ पेपर निकालता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है, मैं जनरल एजुकेशन प्रोग्राम में जा रहा हूं। तीनों लड़कियों के चेहरे ऐसे बन जाते हैं जैसे किसी ने उनके सामने कोई लोक कथा सुनाई हो, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके स्कूल में ऐसा कोई डिपार्टमेंट भी होता है। यू जैसे तैसे अपनी बची कुची इज्जत के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बीच में ही पकड़ लिया जाता है। अब लूजर है तो फर्श साफ करेगा ही। और शाम तक जब कैप्टन निको और उनकी टीम डोजो में ट्रेनिंग के लिए आती हैं तो चिल्ला उठती हैं, क्योंकि डोजो पहली बार इतना चमक रहा होता है कि सबको शक होता है, कहीं आत्मा वात्मा तो नहीं घुस गई। वापसी के रास्ते पर यू बस चुपचाप सोचता है,
उसने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन सच ये है कि उसने हमेशा खुद को डिसअपॉइंटमेंट ही माना है। बचपन से वो उसी तरह की तारीफ सुनना चाहता था जैसी उसकी मां को मिलती थी, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि जहां उसकी मां पैदाइशी प्रोडिजी थी, वहीं वो बस एक आम सा लड़का है। उसने हर टैलेंट को आजमाया, एक्टिंग, पेंटिंग, गेमिंग, डांसिंग, लेकिन जितना कोशिश की उतना अपनी मां से दूर होता गया। एक बार साबरा ने एक शो किया था जिसमें वो एक सिंपल हाउसवाइफ बनी थी। रोल छोटा था, लेकिन उस शो को यू और उसकी मां दोनों बहुत पसंद करते थे। जब साबरा को टर्मिनल बीमारी हुई तो दोनों ने उस शो के बारे में बात की। उनका फेवरेट हिस्सा था जब हर एपिसोड एक फैमिली डिनर पर खत्म होता था। वो पहला मौका था जब साबरा ने अपने बेटे से खुलकर बात की थी, और यहीं पर यू को समझ आता है उसकी मां हमेशा से वैसा ही एक प्यार भरा, सिंपल, खुशनुमा परिवार चाहती थी जैसा उस शो में दिखाया गया था। लेकिन अफसोस, वो पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया और एक दिन वो मां इस दुनिया को अलविदा कह जाती हैं, जाते जाते अपने बेटे से बस इतना कहकर, जाओ और एक खुशहाल परिवार ढूंढो। यू अपना सामान पैक करता है और दिल में ये उम्मीद लिए निकल पड़ता है कि शायद अब वो अपनी मां के अधूरे ख्वाब पूरे कर पाए। वो सीधा मिकोदोनो की हवेली की ओर रवाना होता है। उसी शख्स ने उसे एक नोट के साथ चाबियां भेजी थीं, जिसमें साफ लिखा था, जब चाहो घर में घुस जाओ। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। इतनी बड़ी हवेली देखकर उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वो सोच में पड़ जाता है, ये मिस्टर मिकोदोनो आखिर हैं कौन? और तभी जब वो चैन से बैठकर सामान खोलने की सोचता है तो निको बिजली की तरह अंदर घुसती है, फुल अटैक मोड में, और सीधे उसे चोर समझकर मारने दौड़ पड़ती है। बेचारा यू समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई घुसपैठिया नहीं है, लेकिन ये झोंपड़ी जैसी लड़की खुद ही फिसलकर जमीन पर औंधे मुंह गिर जाती है, जैसे किसी घटिया कॉमेडी शो का कटसीन हो। यू इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता, उसे चिढ़ाते हुए कहता है, गिरना तो प्रोडिजियों को भी आता है, और उसके ऊपर एक तौलिया फेंक देता है जैसे कोई दान कर रहा हो। उसी वक्त मीवा और काजुकी भी एंट्री मारती हैं और पूछती हैं कि ये लड़का उनके घर में कर क्या रहा है। निको फौरन चिल्लाती है, साफ है ये चोर है। यू खुद समझ नहीं पाता कि आखिर ये रॉयल्स यहां कर क्या रही हैं। तभी उसे खुद मिकोदोनो का कॉल आता है। वो पूछते हैं कि क्या लड़के ने जगह ढूंढ ली, और बताते हैं कि यू की मां साबरा सिर्फ उनकी दोस्त ही नहीं बल्कि उनकी मददगार भी थी, और अब वो उस कर्ज को चुकता कर रहे हैं। लेकिन फिर बड़ी ही मासूमियत से जोड़ देते हैं, मैं भूल गया था बताना, मेरी 3 बेटियां भी हैं, जरा उनके साथ एडजस्ट कर लेना। यू मुड़कर उन बहनों की ओर देखता है और अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश याद करता है। अब उसे सचमुच इन 3 मिकोदोनो लड़कियों के साथ एक परिवार बनकर रहना है। उसके लिए ये पूरा सीन किसी सपने से कम नहीं। 3 जीनियस सुंदरियों के साथ एक ही छत के नीचे रहना सीधा ऊपर वाले का आशीर्वाद लग रहा है। हालांकि लड़कियों के चेहरे देखकर साफ लग रहा है कि उन्हें ये अरेंजमेंट बिल्कुल रास नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि उनके पापा ने ऑर्डर दिया है तो उन्हें मजबूरी में मानना ही पड़ेगा। यू खुद को संभालता है और एक बार फिर सही तरीके से खुद का परिचय देता है ताकि वो तीनों से बेहतर तरीके से घुल मिल सके। लेकिन तभी उसे एक खौफनाक सच्चाई दिखती है। ये आलीशान हवेली बाहर से जितनी रॉयल लगती है, अंदर से उतनी ही पिगस्टी जैसी है। हर कोना बुरी तरह बिखरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ। पता चलता है कि काजुकी को बर्तन धोने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसने टाइम की कमी का बहाना बना दिया। असल में उसने कोशिश तो की थी, लेकिन एक एक करके सारे बर्तन तोड़ डाले और गुस्से में सब छोड़ दिया। उधर मीवा और निको को सफाई और कपड़े धोने की ड्यूटी मिली थी, लेकिन जिस हाल में वो खुद घूम रही हैं, उन्हें देखकर लगता है जैसे इन्हें खुद ही धुलाई की जरूरत है। यू के तानों से बौखलाकर तीनों बहनें मोड़ बदल देती हैं। अब वो यू की बेइज्जती करने लगती हैं और उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट की 45 वाली बुरी स्कोरिंग का मजाक उड़ाती हैं। लेकिन यू भी पीछे हटने वालों में से नहीं, सीधा करेक्शन देता है, गलत सुना, 45 नहीं 42 था। तीनों के बीच ये टोका टोकी चल ही रही होती है कि अचानक सबकी नजरें आसपास घूमती हैं और सब हक्का बक्का रह जाते हैं। पूरी हवेली अब ऐसे चमक रही होती है जैसे कोई 5 स्टार होटल की लॉबी हो। जब ये तीनों बहनें सिर्फ बातें बनाने में बिजी थीं, तब तक यू तो मानो किसी क्लीनिंग विजर्ड में तब्दील हो चुका था। अगली सुबह वो उठता है इस उम्मीद के साथ कि आज स्कूल तो है नहीं, तो क्यों ना ब्रेकफास्ट पर इन रॉयल बहनों को थोड़ा और जानने की कोशिश की जाए। थोड़ा आराम करने का प्लान बनाता है, लेकिन वो प्लान धराशायी हो जाता है जब पूरी हवेली में जमीन हिलने लगती है जैसे कोई भूकंप आ गया हो। टर्न्स आउट ये सब निको का कारनामा था,
अपनी पर्सनल डोजो में नंगे हाथों से फ्लोर की टाइलें तोड़ रही थीं, जैसे ये उसकी मॉर्निंग वार्म अप हो। उस पागलपन से निकलकर यू बाकी बहनों की तरफ बढ़ता है। मीवा शांति से शोगी खेल रही होती है, लेकिन एक एआई से, और उससे लड़ते हुए ऐसे चिल्ला रही होती है जैसे मशीन उसकी जिंदगी खराब कर रही हो। वहीं काजुकी का सीन तो और भी डरावना है। वो एक लैब कॉर्नर में खड़ी है, एक ड्रग डीलर की तरह ब्लेंडर में कुछ भी ठूंस रही है और एक ऐसा मिल्क शेक बना रही है जिसे पीकर या तो कोई सुपर पावर मिल जाए या सीधा आईसीयू जाना पड़े। यू पूछता है, ये क्या बना रही हो? तो काजुकी हंसते हुए जवाब देती है, जैसे तुम्हारे जैसे लोग ब्रश करते हैं, हम ऐसे दिन की शुरुआत करते हैं। यू थोड़ा हिम्मत करके डिनर साथ करने का आइडिया देता है, लेकिन बड़ी मिकादोनो बहन उसे टका सा जवाब देती है, घर तुम संभाल लेना, हम सब अपने अपने रिहर्सल और शेड्यूल्स में बिजी रहेंगे। वो फिर मीवा की तरफ मुड़कर ब्रेकफास्ट का न्योता देता है, लेकिन वो तो पहले से ही जूस घटक रही होती है, शायद अपने दिमाग को शुगर का फ्यूल दे रही हो। खुद को चारों तरफ से नजरअंदाज पाकर यू चुपचाप किचन की तरफ बढ़ता है। सोचता है कैसे ये सब कुछ उसकी माँ के साथ बिताए दिनों जैसा लग रहा है, जब सबरा खुद के लिए ही खाना बनाती थी और बाकी दुनिया जैसे उनके लिए वजूद ही नहीं रखती थी। वो सोचता है जब वो खुद अपने परिवार से जुड़ नहीं पाया तो कैसे उम्मीद कर रहा था कि इन अजनबी जीनियस लड़कियों से कोई रिश्ता बना पाएगा। जब यू खुद के लिए नाश्ता पर बैठता है तभी निको आ धमकती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वो उस परफेक्टली बेक्ड खाने को निगल जाना चाहती है, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए कहती है, ये मेरे लिए अनबैलेंस्ड मील है। यू उसे चिढ़ाने के लिए खाने को छांटना शुरू कर देता है, जिससे निको भड़क उठती है। कहती है, इसमें कार्ब्स और लिपिड्स जरूरत से ज्यादा हैं और उसे कम से कम 20 ग्राम और प्रोटीन के साथ साथ विटामिन बी की जरूरत है। यू हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि खाना खाने से पहले भी कैलकुलेटर निकालना जरूरी है क्या। निको कहती है कि उसके लिए डाइट भी उतना ही जरूरी है जितना ट्रेनिंग। जैसे ही लड़कियां जाने की तैयारी करती हैं, यू को अपनी मां की याद आ जाती है। सबरा भी हर शूट के हिसाब से डाइट प्लान बदलती थीं। लड़कियां जब तेजी से हवेली के गेट की ओर दौड़ती हैं, तो यू अचानक उनके पीछे प्रकट होता है और कहता है, तुम लोग कुछ भूल गई हो। ये सुनते ही तीनों को ठंड लग जाती है। वो सब कुछ चेक करने लगती हैं। घबराई हुई आपस में बहस करती हैं कि आखिर क्या छूट गया, लेकिन यू बस उन्हें हैव अ नाइस डे कहने आया था। लड़कियां कहने को तो बोलती हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन जाते जाते थोड़ी सी ब्लश जरूर कर जाती हैं और कहीं ना कहीं मन ही मन खुश भी हो जाती हैं। यू फिर अपने डेली रूटीन में लग जाता है, बर्तन धोते धोते, और तभी उसे कॉल आता है खुद मिस्टर मिकादोनो से। वो बताते हैं कि वो अब ज्यादा वक्त घर पर नहीं बिता पाएंगे अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, यानी अब यू पूरी तरह से तीनों बहनों के साथ अकेला फंस चुका है। उसके बाद अंकल उसे एक छोटा सा फेवर मांगते हैं। कहते हैं कि वो उनकी बेटियों का साथ दे, क्योंकि बहुत जल्द उन्हें अपनी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनके मुताबिक बस उनके लिए वहां होना ही काफी होगा ताकि वो लड़कियां अपना दिल खोल सकें। यू का होने वाला ससुर फिर डिटेल में जाकर बताता है, काजुकी का एक बड़ा ऑडिशन आ रहा है। निको को कराटे नेशनल्स में टॉप स्पॉट के लिए लड़ना है और मीवा को अपने शोगी टाइटल को डिफेंड करना है। ये सुनते ही यू के दिमाग में एक ही बात आती है, अगर मैं इन तीनों को सपोर्ट करके उनके दिल जीत लूं तो मेरी जिंदगी सेट। एकदम जोश में आकर कॉल काट देता है। फिर थोड़ी देर शांति से सांस लेते हुए सोचता है, एक ऐसा इंसान जैसे मैं, जो ना शरीर से ताकतवर है ना दिमाग से जीनियस, आखिर इन सुपर टैलेंटेड लड़कियों की मदद कैसे कर सकता है। वो खुद को एक चिहुआहुआ की तरह महसूस करता है और दिमाग वैक्यूम क्लीनर जितना खाली। लेकिन तभी उसके अंदर एक सच्ची रियलाइजेशन होती है, अगर ये लड़कियां फेल हो गईं तो दुनिया इन्हें भी उसी तरह फेलियर बुलाएगी जैसे उसने पूरे बचपन से यू को कहा है। और वो कसम खाता है, मैं उन्हें कभी उस दर्द से नहीं गुजरने दूंगा। अब वो निकल पड़ता है एक मिशन पर, इन तीनों लड़कियों को समझने के लिए, उनके दिल जीतने के लिए और उनके साथ मिलकर ऐसे फैमिली डिनर बनाने के लिए जो उनके रिश्ते को जोड़ दे। सूरज ढलते ही निको थकी हारी घर लौटती है। चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे इस घर में अब एक लड़का भी रहता है। उसका दिल एक सेकंड को उछल पड़ता है। किचन में यू बड़े प्यार से सूप का एक चम्मच निकालता है, उसे ऐसे चखता है जैसे वो अमृत हो, और बड़े स्टाइल में निको को ऑफर करता है कि एक बार उसका खाना ट्राई करके देख ले।
लेकिन निको अपना नखरा दिखाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा एक्स्ट्रा क्रीमी कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना खाना खुद लाई हूं। नहाने के बाद वो रॉयल क्वीन जैसी वाइब में बाहर आती है और देखती है कि यू पूरी जान से किचन में जुटा हुआ है। इतनी जोर से महक फैल रही है कि लगता है द रॉक तक को खुशबू आ गई होगी। यू दर्जनों रेसिपी बुक्स से आइडिया लेकर हर चीज को परफेक्शन से कुक करता है, अल्टीमेट डिनर बनाने की जिद में पूरी तरह से डूबा हुआ। उसे इतनी मेहनत करते देख, खासकर जब निको ने उसे पहले ठुकरा दिया था, तो उसके अंदर कुछ चुभने लगता है। तभी मीवा भी किचन में आती है और यू पूरा शेफ मोड ऑन करके मुस्कुराता है। तैयार हो जाओ, ऐसी सूप सर्व करने वाला हूं कि पैर जमीन पे नहीं टिकेंगे। ये देखकर दोनों बहनें सोचती हैं, इस लड़के का दिमाग कहीं और ही घूम रहा है क्या। निको को एक पुरानी बात याद आती है, जब उनके लिए एक प्राइवेट शेफ खाना बनाया करता था। 5 सितारा क्वालिटी, महंगे इंग्रेडिएंट्स, लेकिन वो खाना इतना बेस्वाद होता था कि उसका नाम 5 स्टार होते हुए भी उसने खुद मुंह नहीं लगाया, क्योंकि वो सिर्फ वही खाती है जो उसके शरीर के लिए सही हो। रात को निको अपने रूम में बैठी हुई टाको बेल को ऐसे निगल रही होती है जैसे महीनों से भूखी अफ्रीकी ट्राइब की लीडर हो, लेकिन आखिरकार क्यूरियोसिटी उसे हरा देती है। वो चुपके से किचन में जाती है। यू वहां नहीं होता और टेबल पर एक शानदार दावत सजी होती है, इतनी खूबसूरत और इनवाइटिंग कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी अचानक यू एकदम निंजा स्टाइल में पीछे से कूद पड़ता है और निको पर न्यूट्रिशन फैक्ट्स की ऐसी बारिश कर देता है जैसे कोई सरप्राइज डाइट अटैक। बताता है कि खाना प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरा पड़ा है, इतने में तो कोई भी जिम ज्वाइन किए बिना श्रेडेड हो जाए। ऊपर से उसकी सीक्रेट सॉस जो सब कुछ स्मूथली नीचे उतारने में मदद करती है। सारे आंकड़े सुनकर निको पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है और अपनी हार स्वीकार कर लेती है। वहीं यू थककर सीधा धड़ाम पूरे दिन डाइट एक्सपर्ट्स से बात करके जो परफेक्ट डिनर तैयार किया था, उसी में उसकी एनर्जी चुक जाती है। लेकिन जब निको को यह एहसास होता है कि उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया है, तो वो लाल टमाटर जैसी शर्म से लाल हो जाती है और आखिरकार चुपचाप बैठकर उसका खाना टेस्ट करने का फैसला करती है। जैसे ही पहला चम्मच उसके जुबान पर जाता है, वो बोल उठती है, शेफ को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। वहीं यू सोचता है, क्या वाकई मैं इसे खाने से वश में कर सकता हूं, वैसे ही जैसे माइनक्राफ्ट में बिल्लियों को करता हूं। उसका मूर्खा वाला मुस्कुराता चेहरा देखकर निको थोड़ा असहज हो जाती है। इस बीच मीवा पहले से ही उस टेबल की महक से लार टपका रही होती है और चुपचाप सीढ़ियों से नीचे स्लाइड करने लगती है, लेकिन यू उसे आधे रास्ते में ही पकड़ लेता है और न्यूट्रिशन के फैक्ट्स की बौछार शुरू कर देता है, जब तक कि वो हार नहीं मान लेती और बाकी लोगों की तरह टेबल पर बैठकर नॉर्मल इंसान की तरह खाना शुरू नहीं कर देती। जब निको को पता चलता है कि यू ने मीवा के लिए भी खाना कस्टमाइज किया है, तो उसके मन में यू के लिए इज्जत और ऊपर चली जाती है। मीवा अपनी बहन की उस रेयर मुलायम एक्सप्रेशन की ओर इशारा करती है और कहती है, काफी टाइम हो गया तुझे ऐसे देखे हुए। फिर थोड़ी शरारत से जोड़ती है, वैसे तुझे थोड़ा वजन भी बढ़ा लगा है। निको झट से पलटकर बोलती है, तू खुद कोई मॉडल नहीं लगती। लेकिन मीवा हंस पड़ती है, सारा माल ऊपर जमा है और बाकी दिमाग को फ्यूल दे रहा है। यू ये बहनें आपस में चटर पटर करती देख बहुत खुश होता है, लेकिन तभी काजुकी रूम में आती है और ये फैमिली जैसा सीन देखकर उसका मुंह ऐसे बन जाता है जैसे किसी ने उसे स्ट्रीट फूड खाने को दे दिया हो। तभी यू, जो अब खुद को रिज लॉर्ड समझने लगा है, उसके पीछे आकर धीरे से कहता है, तुम्हारे लिए ब्राउन राइस लाया हूं जिसमें B12 है, स्किन के लिए बढ़िया, साथ में सैल्मन की मैरिनेशन है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरा हुआ, काम की थकान सीधा गायब। उसका प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट हिट हो जाता है, लेकिन काजुकी उसे ठंडे पानी से धो डालती है, साफ मना कर देती है कि वो उसकी कमजोर बहनों की तरह इतनी जल्दी पिघलने वाली नहीं। निको गुस्से में फट पड़ती है और यू की इंटेंशंस को डिफेंड करती है, लेकिन काजुकी साफ कह देती है, मुझे फैमिली बॉन्डिंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी आम आदमी के बनाए खाने को इस तरह टेबल पर बैठकर खाना, आई एम सॉरी, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। और बस उसी पल यू की आत्मा भी शैडो रेल में घुस जाती है। उसकी आखिरी बची खुची सेल्फ रेस्पेक्ट वहीं इवेपोरेट हो जाती है। यू का चेहरा देखकर जैसे उसकी दादी अभी अभी गुजर गई हो, मीवा उससे प्लेट छीन लेती है और खाना शुरू कर देती है, सिर्फ इसलिए कि उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन यू झट से उठ खड़ा होता है और मीवा को सख्त अंदाज में वार्न करता है, अगर तुम ऐसे ही मेरी एक्स्ट्रा सर्विंग्स उड़ाती रही तो सच में टेडी बेयर बन जाओगी। मीवा कंफ्यूज हो जाती है, तू चाहता क्या है?
खाएं या ना खाएं। वहीं निको का तो बीपी ही हाई हो जाता है। इतनी बदतमीजी। यू बड़े प्यारे लेकिन बेहद बेधड़क अंदाज में कहता है, देखो तुम्हारे शरीर के अंदर क्या जा रहा है और बाहर क्या आ रहा है उसे ट्रैक करना मेरी जिम्मेदारी है। और उसके ये डायलॉग सुनकर निको की शर्म इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो वहीं फटने वाली होती है। यू को मिको दोनों बहनों के साथ रहते हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसकी सारी मेहनत के बावजूद काजुकी अब तक उसके हाथ का बना खाना तक छूने को तैयार नहीं। लेकिन उसे याद आता है अपने होने वाले ससुर मादोनों का वो वादा कि उसे इन लड़कियों की पूरी पोटेंशियल बाहर लानी है। और तभी यू अपने अंदर के लेलाउच को चैनल करता है और बनाता है प्लान ए। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल की हॉलवेज में तेज चीखें गूंजने लगती हैं जब एक भीड़ की भीड़ काजुकी सेनपई पर टूट पड़ती है जैसे दिए पर पतंगे। हर तरफ बस तारीफों की बरसात। भले ही सब बॉटम टियर हो, लेकिन फिर भी यू का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है सीइंग हाउ क्रेजी फेमस शी इज। लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए हाथ हिलाता है और मुस्कुराता है। लड़कियां उसे तुरंत पहचान जाती हैं। अरे ये तो वही बिन टैलेंट वाला निकम्मा लड़का है। और काजुकी भी बिना देर किए उसे बोलती है, डिसअपियर बिफोर योर लूजर एनर्जी पोल्यूट्स माई डिवाइन ओरा। जैसे उसने कोई इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट पेपर देख लिया हो। लेकिन यू बेधड़क उसे मीनी कहकर जवाब देता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि उसने पूरी रात जागकर कुछ ऐसा तैयार किया है जो सिर्फ वही दे सकता है और वो श्योर है कि काजुकी को वो जरूर पसंद आएगा। जाहिर है वो अपने स्पेशल कुकिंग की बात कर रहा होता है। लड़कियां सुनते ही बुरी तरह शर्मा जाती हैं और काजुकी गुस्से से लाल होकर चीखती है, शट अप, तू लोगों को गलत मतलब क्यों दे रहा है? घर जाकर तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लेती है। तभी उसका फैन आर्मी उस पर सवालों की बौछार कर देता है और यू उसी अफरात फरी का फायदा उठाकर 9-2-11 हो जाता है। बाद में यू निको से मिलने जाता है और साथ मिलकर काजुकी को जीतने की स्ट्रैटेजी डिस्कस करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कराटे क्लब की आधी ताकत ही निको पर टिकी हुई है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। लेकिन तभी काजुकी की नजर उस पर पड़ती है और उसे कल की वो बकवास याद आ जाती है जो यू ने सबके सामने की थी। और अब जब वो फिर से उसका मुंह देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके डिवोटेड सिम्स फौरन सवाल करने लगते हैं कि ये कौन है जो काजुकी समा को इतने कैजुअली फर्स्ट नेम से बुला रहा है। लेकिन जैसे ही डीमन क्वीन की नजर उन पर पड़ती है सब चूहे की तरह भाग जाते हैं। यू अब समझ जाता है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो उसका अगला खाना वो खुद ही बन जाएगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मीवा। स्कूल के किसी कोने में मीवा अपने फोन पर शोगी खेल रही होती है जब वो अपनी क्लासमेट्स को किसी सवाल में अटके हुए देखती है। 2 सेकंड में मैथ करके वो ब्लंटली बोल देती है, तुम लोगों में दिमाग की तो भयंकर किल्लत है क्या? इतना आसान सवाल भी नहीं बन रहा। इतना सुनते ही क्लासमेट्स अपनी आखिरी इज्जत बचाकर वहां से निकल लेती हैं और यू एक कोने से ये सब क्वाइटली देखता है। फिर वो क्लास में आता है, लेकिन मीवा के पूरे बदले हुए स्कूल मोड को देखकर अपना एंथुजियाज्म थोड़ा कम कर देता है। वो बहुत शांति से उसे कैफेटेरिया में लंच के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मीवा बिना एक पल गवाए उसे बोल देती है, गेट लॉस्ट। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि यू आसानी से हार मानने वालों में से नहीं, तो वो तेजी से क्लास से बाहर निकल जाती है और यू उसका पीछा करता रहता है। मीवा बार बार कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन यू तो जैसे पीछे लग गया हो। और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे को स्कूल में दौड़ाते हुए खेल जैसा माहौल बना देते हैं, हंसते हुए, भागते हुए, जैसे किसी इनोसेंट चाइल्डहुड गेम में खो गए हों। थोड़ी देर बाद ये दोनों नॉन एथलेटिक जीव इतने हांफते हैं जैसे अस्थमा के मरीज हों। और यूं हंसते हुए कहता है, तू स्कूल में बिल्कुल उस चुप रहने वाले बच्चे जैसी लगती है। यू की बात सुनकर मीवा बिना झिझक बता देती है कि हाई स्कूल की आम लड़कियों की लो आईक्यू वाली बातचीत उसके लिए बहुत बोरिंग होती है क्योंकि वो खुद एक रॉयल है। लेकिन जब यू कहता है कि उसे ये बात रिलेटेबल लगती है तो मीवा की आंखों में प्योर कंफ्यूजन दौड़ जाती है। तू कैसे? तभी यू बेशर्म कॉन्फिडेंस के साथ कुर्सी पर बैठते हुए प्राउडली बताता है कि वो भी रॉयल है, या कहें रॉयली शॉर्ट, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड और एक रॉयल फेलियर, वो भी अपनी चार्मिंग मम्मी से मिले दिखावे वाले लुक्स के बावजूद। फिर वो समझाने लगता है कि अलग होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मोटिवेशनल टी टॉक के बीच में ही वो भूल जाता है कि बात किस पर चल रही थी और यही बात मीवा को अंदर से हिला देती है। कुछ मजेदार रोस्ट देने के बाद मीवा उसे प्यार से बाका
मेरा छोटा बाका बोलती है। लंच के दौरान यू मीवा से कन्फेस करता है कि वो काजुकी को जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसकी पकड़ से हर उम्मीद फिसलती जा रही है। तभी मीवा शेयर करती है कि जब वो सिर्फ 3 साल की थी तब उसने काजुकी को एक बार सच में खुश देखा था, जब उनकी माँ ने उसके लिए स्पेशल खाना बनाया था। बस वही एक पल उसे याद है। यू का गोल्डफिश ब्रेन तो ये सुनकर शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसे तो 5 मिनट पहले की बात भी याद नहीं रहती। लेकिन उसे एक छोटे से क्लू के साथ यू वापस किचन में उतर जाता है और थ्योरी लगाने लगता है कि आखिर काजुकी की माँ ने उसके लिए कैसा खाना बनाया होगा। तभी पीछे से खुद काजुकी भूतनी जैसे हालत में प्रकट होती है। जब यू उससे कोई सवाल करता है तो वो धड़ाम से गिर पड़ती है। उसे तेज बुखार है। बाद में अपने कमरे में वो राजकुमारी कहती है कि सब ठीक है, बस थोड़ी थकी हुई थी। लेकिन मीवा जब उसका माथा छूती है तो 3rd डिग्री बर्न्स जैसे फील होता है। निको कूलिंग पैड लेकर दौड़ती है, लेकिन स्टबन काजुकी सबको हटा देती है। तभी यू हाथ में गरम दलिया लेकर आता है, पर उसे देखते ही काजुकी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सबको कमरे से बाहर निकाल देती है। अकेली बिस्तर पर पड़ी वो रोती है, अपने कमजोर शरीर को लेकर, जो कभी भी धोखा दे देता है। यू समझ जाता है कि उसे पता है कि वो आसानी से बीमार हो जाती है, फिर भी वो रोज बिना रुके रिहर्सल्स करती है। वो उसका बना दलिया दरवाजे पर छोड़ देता है, लेकिन जब दूसरी बार भी वो उसे लौटा देती है तो यू का सब्र टूट जाता है और वो खुद उस अनग्रेटफुल ग्रेमलिन के कमरे में घुस जाता है और अगले ही पल काजुकी उसकी धज्जियां उड़ा देती है। लेकिन जब वो उसे धक्का देकर बाहर निकालने चलती है तो उसकी टांगें जवाब दे देती हैं और वो स्लो मोशन में गिरती है, जबकि यू क्वेश्चन बनकर उसे पकड़ने को तैयार खड़ा रहता है। काजुकी थककर पूछती है, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? और यू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो चाहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि रिहर्सल्स मिस न करे, और वो उसे प्राइवेट कोचिंग देने की भी पेशकश करता है। काजुकी उसकी स्किल्स पर शक जताती है, लेकिन यू बड़ी शान से दावा करता है कि उसका डेब्यू 2 साल की उम्र में हुआ था और वो 4 साल सीनियर होने के नाते उसका सेंपाई है। फिर वो साथ बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं, जिसमें यू बनता है प्रिंसेस और काजुकी बनती है प्रिंस। लेकिन जैसे ही यू की पहली लाइन निकलती है, स्टिफनेस ऐसी जैसे सुबह की। खैर, काजुकी उसे देखती है, फिर दरवाजा उसके मुंह पर धड़ाम से बंद कर देती है। यू बाहर खड़ा कहता है कि वो बस वार्म अप कर रहा था। फिर वह सॉफ्टली एडमिट करता है कि उसकी मां ने उसे न जाने कितने ऑडिशन दिलवाए, लेकिन वो हर एक में फेल हुआ। ये सुनकर काजुकी का गुस्सा फूट पड़ता है। तेरा कुछ नहीं हो सकता नेपो बेबी, तू कभी मेहनत की सच्ची कीमत समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगले दिन भी यू वापस लौटता है, स्क्रिप्ट दोबारा पढ़कर, और उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरे दिन यू फिर से लौटता है, इस बार 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन उसकी भयंकर एक्टिंग ऐसी होती है कि काजुकी के कानों से खून निकलने को आ जाता है। अगले दिन वो झुंझलाकर उसे कहती है कि अब और बकवास न करे, और यू हार मान लेता है। वहीं काजुकी को याद आता है कि एक्टिंग टीम ने उस पर कितनी बड़ी उम्मीदें टिकी रखी हैं और फिल्म को उसी की फ्लॉलेस परफॉर्मेंस पर बेस किया गया है। वो सोचती है कि बिस्तर पर पड़े रहने से बेहतर है उठकर कुछ किया जाए। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है और यू को फिर से लिविंग रूम में एक्टिंग की प्रैक्टिस करते देखती है, उसका दिमाग घूम जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी लड़का अभी भी उतना ही बेकार है, और यही बात उसे अनजाने में हंसा देती है। अगली सुबह यू की वही एनपीसी लेवल इमोशनल एक्टिंग फिर से सुनाई देती है, लेकिन इस बार काजुकी भी स्क्रिप्ट में साथ देने लगती है और उस एक जेन्युइन मोमेंट में यू की परफॉर्मेंस एकदम असली लगती है, इतनी कि दोनों खुद हैरान रह जाते हैं। यू की आंखों से आंसू निकलते हैं जब वो 14 साल बाद अपनी मम्मी को प्राउड बनाने का सीन करता है। काजुकी को खुशी होती है ये देखकर कि ये पागल लड़का सिर्फ एक लाइन पर इतना खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब एक सामान्य इंसान की तरह वो उसका खाना खाने को तैयार है, पर एक शर्त पर। यू पूछता है शर्त क्या है, तो काजुकी शर्मीली लड़की की तरह बिहेव करती है, जैसे अभी अभी अपनी इनकॉग्निटो ब्राउजर हिस्ट्री दिखाने वाली हो। फिर अचानक बोल देती है उसे क्या क्या चीजें नहीं पसंद खाने में, और यू तुरंत समझ जाता है कि असल में वो एक पिकी ईटर है, पर मानने में शर्माती है। अगले दिन मीवा और निको तो लिटरल सीजर्स खा जाती हैं जब वो काजुकी को यू का बना खाना शांति से खाते हुए देखती हैं और सोचती हैं कि दुनिया का अंत नजदीक है। यू उसे सूप खत्म करने के लिए शाबाशी देता है, लेकिन काजुकी कूली कहती है कि वो सब कुछ खा सकती है, बस गाजर छोड़कर। तभी यू धीरे से उसके कान में कहता है कि उसने सूप में बारीक कटी गाजर पहले से डाल दी थी
और बस इतना सुनते ही काजुकी का चेहरा कांपने लगता है। यू शांत बैठता है और एक लंबी सांस लेता है। आखिरकार उसने इन तीनों बहनों को अपने खाने से जोड़ लिया है। लेकिन अगले ही दिन उसे एक बड़ा झटका लगता है। लड़कियां कहती हैं कि उन्हें अब उसके बनाए खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पूरा दिन अपने बड़े दिन की प्रैक्टिस में बिजी रहेंगी। यू ऑकवर्डली उन्हें गुड लक कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसा महसूस करता है जैसे कोई हाउसवाइफ तलाक के बाद अकेली रह गई हो। हालांकि उसके लिए ये नया नहीं है, उसकी माँ भी महीनों तक बाहर रहती थी और शायद इसी वजह से माँ बेटे की वो बॉन्डिंग कभी नहीं हो पाई जिसकी उन्होंने चाहत की थी। वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे अस्पताल में उसकी माँ द्वारा लिखी गई एक छोटी सी चिट्ठी याद आती है, जिसमें लिखा था कि वो चाहती है यू का एक हैप्पी फैमिली हो। लेकिन यू को अचानक समझ आता है कि उसे आज तक पता ही नहीं कि असल में एक हैप्पी फैमिली होती क्या है। तभी उसे याद आता है वो शो जिसमें उसकी माँ ने एक लविंग माँ का किरदार निभाया था। एक ऐसा फैमिली शो जिसमें ना कोई ड्रामा था, ना कोई टॉक्सिसिटी, सिर्फ प्योर होलसम गुडनेस। वो पूरे 6 वॉल्यूम्स एक ही बार में बिंज करता है। और तब आता है वो सीन जिसमें उसकी माँ अपने सबसे खुशहाल पल में होती है, अपनी शादी में। लेकिन यू को एहसास होता है कि ये सब तो बस स्क्रिप्टेड था और उसकी असल जिंदगी की फैमिली उस उम्मीद से बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत। जैसे ही मिका दोनों बहनें घर वापस आती हैं, सबसे पहले तो मीवा की हालत देखकर उनका हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। लगता है जैसे कोयले की खदान से सीधा निकली हो। लेकिन सीन तब बदलता है जब वो यू को टीवी के सामने बैठे हुए देखते हैं, आंखों में आंसू, मूवी देख रहे हैं, जैसे कोई ओल्ड स्कूल इमोशनल राइड हो। मीवा तुरंत ताना मारती है, फिर वही सड़ी गली फैमिली ड्रामा। लेकिन काजुकी की नजर जैसे ही स्क्रीन पर पड़ती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि स्क्रीन पर है यू की माँ अपनी आइकॉनिक भूमिका में। उसी पल उसे एहसास होता है कि यू अंदर से अभी भी एक बच्चा है जो अपनी माँ को बहुत मिस करता है, जबकि यू बस चुपचाप टीवी देख रहा होता है। काजुकी एकदम सॉफ्ट टोन में उसे दिलासा देती है, उसे इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, न ही घर के पापा बनने की एक्टिंग करनी है ताकि ये सब एक फैमिली जैसा लगे। मीवा भी उसे सपोर्ट करती है। लेकिन तभी निको आकर यूजुअल सैवेज मोड ऑन कर देती है, बोलती है तू वैसे भी बस एक फ्रीलोडर है, तुझसे ज्यादा उम्मीद तो किसी को थी ही नहीं। लेकिन ये बात यू को बुरी लग जाती है। वो पहली बार दिल खोलकर बोलता है कि उसने कभी अपनी माँ के करीब जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि वो दोनों बहुत अलग हैं और अब वही गलती वो दोबारा नहीं दोहराना चाहता। इसलिए वो चाहता है कि इन तीनों बहनों के साथ एक दिल से दिल का कनेक्शन बना पाए, ताकि वो भी एक हैप्पी फैमिली का हिस्सा बन सके। लेकिन जैसे ही यू हैप्पी फैमिली बोलता है, तीनों बहनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एकदम ऑकवर्ड साइलेंस। निको बड़बड़ाती है, हैप्पी फैमिलीज तो बस टीवी शो में होते हैं। लेकिन फिर भी काजुकी थोड़ी इंटरेस्ट दिखाती है और पूछती है चलो बताओ ये फैमिली बनेगा कैसे। और तभी टीवी पर वही क्लासिक सीन चल रहा होता है, हेरोइन को प्रपोज करते हुए प्रोटैगनिस्ट, एक ड्रीमी शादी वाला मोमेंट और पीछे से स्क्वील्स की आवाजें। उसी वक्त यू अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो बैठता है और ड्रामेटिकली डिक्लेयर करता है कि उसने अपना डिसीजन ले लिया है और उस डिसीजन का नाम है निको। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर वो हाइप्ड अप होकर बोलता है कि अगर हम फैमिली है तो बर्थडेज तक तो पता होने चाहिए ना, और क्योंकि निको उसी ग्रेड में है तो ये कंफर्म करना जरूरी है कि वो उसकी छोटी बहन है या कोई आरावनसमा। इतना सुनते ही बहनें शॉर्ट सर्किट कर देती हैं। सब मिलके उसे एक ही बात बोलती हैं, तू वहीं रह जहां तेरी जगह है, कूड़े में। यू अपना अल्टीमेट क्रिंज मोमेंट देकर जैसे ही बाहर जाता है, उसे हॉलवे में मिलता है उसका क्लासमेट टूया, जो हक्का बक्का उसे देखता है और बोल पड़ता है तू इन तीनों के साथ रह रहा है। यू थोड़ी देर तक सोचता है, फिर कहता है हाँ, लेकिन कोई वियर्ड चीज नहीं है, बस डेली लाइफ जैसा है। और जैसे ही वो ये कहता है, पीछे से निको चिल्लाती है यू टॉवल दो ना। और वो भी एकदम बाथरूम से पानी में भीगते हुए बाहर झांकती है। टूया का दिमाग उड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि यू कोई हिडन गिगा चैड है। अब टाइम है फेस्टिवल ऑडिशंस का, जहां सीका एकेडमी के सारे क्लब्स एक से बढ़कर एक एक्ट्स दिखा रहे होते हैं। यू अपनी ओवर एक्टिंग से सबको क्रिंज करा रहा है। वहीं मिकादोनो सिस्टर्स अपनी रिहर्स्ड, वेल बैलेंस्ड, एलिगेंट परफॉर्मेंस से सबको इंप्रेस करती हैं। जजेस तो क्या, वहां खड़े लोग भी दंग रह जाते।